दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में। उस अध्याय का नाम है मौर्य साम्राज्य। आज हम बात करेंगे मौर्य समाज की स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य में किस तरीके से विस्तार हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध गद्दी पर कैसे राज किया। आज का वीडियो रियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत कुछ नई नई जानकारी मिलेगी जो अब तक आप हो सकता नहीं जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना अखंड भारत के निर्माण की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। मौर्य साम्राज्य अब तक के जितने भी साम्राज्य थे उनमें सबसे प्रथम और महानतम साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में आक्सस की घाटी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। पहली बार किसी शासक ने भारत में एक छत्र प्रभुसत्ता कायम की थी। मौर्य समाज के विषय में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विदेशी विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। आइए अब बात करते हैं मौर्य राजवंश का इतिहास क्या था और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कैसे विराजमान हुआ। कहानी शुरू होती है 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में, जब उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के विजय अभियानों के तत्काल पश्चात मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। यह काल भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन काल था, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि था। उधर दूसरी ओर उत्तरी और पूर्वी भाग में एक बहुत ही क्रूर राजा था धनानंद, जो कि नंद वंश का था। इसे पुराणों में महापद्मानंद भी कहा गया है। बौद्ध साहित्य की कथा के अनुसार अंतिम जो नंद वंश राजा थे धनानंद, उन्होंने आचार्य चाणक्य को अपमानित किया था अपने दरबार में, और आचार्य चाणक्य ने यह प्रण लिया था कि तुम्हारा पूरा नंद वंश को हम समाप्त कर देंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया। आखिरी चंद्रगुप्त था कौन, इस विषय में अलग अलग कहानी प्रचलित है। एक कहानी ये भी कहती है, जो प्रचलित है वो ये कि एक राजमहिषी महिला ने चंद्रगुप्त को जन्म दिया था। चूंकि उसे मगध की सेनाओं से भय था, इसलिए अपने पुत्र की संरक्षण के लिए, लालन पालन के लिए एक ग्वाले को सौंप दिया। चाणक्य ने उस ग्वाले को कुछ धन दिया और बदले में चंद्रगुप्त को लिया। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर युद्ध कला में निपुण किया, हर विद्या में निपुण किया, क्योंकि आचार्य चाणक्य स्वयं एक राजनीतिज्ञ थे, सभी वेदों के ज्ञाता थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, हर तरह का मंत्र विद्या में निपुण थे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पूर्ण प्रशिक्षण दिया, इस तरीके से दिया कि कोई भी उसे पराजित ना कर सके, हरा ना सके। और ठीक कुछ समय के पश्चात दोनों ने मिलकर किया भी वही, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया था। आगे कहानी में आप जानेंगे। महावंश की कथा के अनुसार आरंभ में नंद वंश के राजा के पास चंद्रगुप्त ने नौकरी की थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रगुप्त वहां पे पहुंचा कैसे। तो हुआ यूं कि सिंहलद्वीप के शासक ने नंद वंश के दरबार में एक चुनौती रखी, और वो चुनौती ये थी, एक पिंजरा था, उसके अंदर एक शेर था। उस शेर को बिना पिंजरा खोले गायब करना था, तो बाहर निकालना था, और जो ऐसा करेगा वो ही प्रतिभावान होगा। इस खेल में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। अंतिम बारी आई चंद्रगुप्त की। उसने एक गरम सलाखा लिया और सी पर फेंका। सी पिघल गया, क्योंकि सी जो था वो मोम का बना हुआ था। इससे धनानंद काफी प्रभावित हुआ चंद्रगुप्त से, और उसे अपने सेनापति में नियुक्त कर लिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि चंद्रगुप्त को अपने प्राण रक्षा के लिए धनानंद से भागना पड़ा, और उसने नंदवंश को समाप्त करने का भी प्रण लिया। बाद में चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों मिलकर
मगध में विद्रोह कर दिया। धनानंद ने विद्रोह का दमन तो किया, लेकिन इन दोनों को पकड़ने में समर्थ नहीं हो पाए। एक और महत्वपूर्ण घटना की जिक्र मैं आपसे करूं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वेश में भ्रमण कर रहे थे रात्रि में। वो एक बूढ़ी महिला के यहां ठहरे। वो क्या देखते हैं, एक बूढ़ी महिला अपने बच्चे को रोटी खिला रही थी और बच्चे ने उतावलेपन में, जल्दीबाजी में रोटी को बीच से तोड़ा और खा लिया, जिससे उसका मुंह जल गया। तो उस बूढ़ी महिला ने समझाया कि बेटे, रोटी को किनारे से खाया कर, वहां पे गर्मी कम होती है, बीच में खाएगा तो मुंह जलेगा ही। इससे चंद्रगुप्त का दिमाग खनका और उसे अपनी गलती का आभास हुआ कि वो गलती कहां कर रहा था। वो सीधे मगध की केंद्र में ही आक्रमण कर रहा था। लेकिन अब वो निश्चय किया कि हम मगध के जो सीमांत क्षेत्र हैं वहां से हम आक्रमण करना शुरू करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने उत्तरा पथ को अपना संघर्ष स्थल बनाया। जो भी राज सिकंदर ने जीते थे, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वहां पर विद्रोह आरंभ हो गया था और इसी का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने उस पर अपना आधिपत्य हासिल किया। लेकिन इसका उद्देश्य तो मगध की गद्दी पर शासन करना था, नंद वंश को समाप्त करना था। इसलिए वो पंजाब को हराने के बाद पूरब की ओर आगे बढ़ा और 2 वर्षों में ही हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक गंगा का जो संपूर्ण उत्तरी और मध्य घाटी था, वहां पर मौर्य समाज स्थापित किया। अब चंद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना थी और एक बहुत बड़ा भूमि था, और दूसरी तरफ उसने अनेक राजाओं के साथ संधि भी कर ली थी, जिससे अनेक राजाओं का उसे सहयोग भी प्राप्त था। स्थिति मजबूत होने के बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया और इसी बीच आचार्य चाणक्य ने अपने पड़ोसी राजा प्रवर्तक के साथ गठबंधन कर लिया और दोनों की संयुक्त सेना ने मगध पर आक्रमण किया और इस बार धनानंद पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जीवित छोड़ दिया, उसे मारा नहीं बल्कि जीवन दान दिया और साथ में बहुत सारा धन दिया और अपने परिवार के साथ पाटलिपुत्र से बाहर जाने दिया। अगर चंद्रगुप्त चाहता तो मगध की गद्दी पर बैठने के बाद संतोष पा सकता था, लेकिन वो एक महत्वाकांक्षी राजा था। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, क्योंकि वो एक देख चुका था, अनुभव कर चुका था कि अगर देश छोटे छोटे राज्य में बटे रहेंगे, टुकड़े में बटे रहेंगे, तो बाहरी आक्रमणकारी हमेशा प्रबल रहेंगे और बार बार आक्रमण हमारे देश पर होता रहेगा। इसलिए जो भी छोटे छोटे राज्य हैं उसे एक बड़ा संगठित साम्राज्य में बदलना होगा। इसलिए उसने पंजाब पर जब आक्रमण किया तो वहां के जो भी यूनानी चिन्ह थे सबको मिटा दिया और भारत को यूनानियों से मुक्त करवाया। मुक्त कराने के पश्चात भारत के अनेक प्रांतों को वो जीतता चला गया। अशोक के लेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने कोई राज्य जीता हो ऐसा उल्लेख नहीं है। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने सिर्फ कलिंग को जीता था। तो इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के प्रदेशों को भी जीत लिया था। तमिल के एक साहित्य से सुदूर तिरुनेलवेली प्रदेशों पर आक्रमण करने का उल्लेख है मौर्यों के द्वारा। मालवा और सौराष्ट्र मगध के अंग थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी कहानी में एक और महान योद्धा का प्रवेश होता है जिसका नाम है सेलुकस। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम संघर्ष है वो सिकंदर के सेनापति सेलुकस के साथ हुआ। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत पर विजय प्राप्त करने में लगा हुआ था, उसी समय पश्चिम एशिया में सेलुकस भारत पर आक्रमण करने की तैयारी करने में लगा हुआ था। सेलुकस सिकंदर के उन सेनानायकों में से था जो उसके मरने के बाद उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया और 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर द्वारा जीते हुए प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य की फिर से प्रभुसत्ता कायम हो गई थी और सेलुकस उसे फिर से पाना चाहता था। लेकिन सेलुकस ये भूल गया कि सिकंदर का समय का भारत नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का भारत है।
सिकंदर के समय में सिकंदर को छोटे छोटे राजाओं के साथ सामना करना पड़ा था, जो कि दुर्बल थे और आपसी मतभेद था। लेकिन सेल्यूकस को एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा था जो एक महान राजनीतिज्ञ और एक कुशल शासक था, जिसके साथ आचार्य चाणक्य थे। आक्रमण के उद्देश्य से सेल्यूकस सिंध पहुंचा, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम उत्तर सीमा की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर ली थी। निश्चय ही यूनानी रण प्रणाली विश्वविख्यात है, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने रण कौशल की शिक्षा यूनानी शिविर में ही लिया था, इसलिए वो यूनानियों के चालों, सिद्धांतों और नियमों से भलीभांति वाकिफ था। इसलिए उसकी सेना ने सिंध के उस पार ही सेल्यूकस की सेना को रोका और यहीं पर दोनों के बीच एक भीषण संग्राम हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित कर दिया, जिसकी वजह से सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के भीतर 4 बातें रखी गई थी, जिसमें से पहला था वर्तमान अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो संपूर्ण प्रदेश हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ है, वो सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपेगा। दूसरा, सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट के रूप में सेल्यूकस को सौंपा। चौथा और आखिरी था दूत विनिमय करने का निश्चय किया गया। इन विजयों की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर पश्चिम में हेरात, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार तक फैला हुआ था। उसके साम्राज्य की सीमाएं हिंदू कुश पर्वत के पश्चिम में दूर तक फारस की सीमाओं तक स्पर्श कर रहा था। चंद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक भी था, और साथ ही उसे सानिध्य प्राप्त था आचार्य चाणक्य जैसे महान राजनीतिज्ञ पंडित का, जिनके बारे में मैंने पहले चर्चा की है कि वो सभी शासनों के ज्ञाता थे, सभी वेदों के ज्ञाता थे। इन दोनों ने मिलकर जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की वो बहुत ही उच्च व्यवस्थित और उच्च कोटि की थी, जो कि शताब्दियों तक अनेक राजाओं के लिए अनुकरणीय बनी रही। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे चर्चा बढ़ाएंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।